तो चलिए जी दुकान खोलते हैं, यानी कि क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12। इस चैप्टर में हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। लास्ट चैप्टर हमने सीखा था प्लानिंग। प्लानिंग हम क्यों करते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसलिए बनाया जाता है ताकि जो हमने प्लानिंग करी है उसको एग्जीक्यूट कर सकें, यानी कि उस प्लानिंग के ऊपर अब हम काम कर सकें ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। ठीक है जी, मगर बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। इसको समझाने के लिए इस एग्जांपल को आप देखिए। चलो, ये एक बिजनेस में करना चाह रहा हूं, फर्नीचर बनाऊंगा, यानी कि कुर्सियां और टेबल बनाऊंगा, मार्केट में बेचूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है जी। अब इस बिजनेस को करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या करा, जो काम जरूरी हैं इस बिजनेस को चलाने के लिए उन कामों को मैंने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले एक परचेस डिपार्टमेंट बना दिया, एक ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट बना दिया, एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बना दिया और सेल्स का डिपार्टमेंट बना दिया। परचेस डिपार्टमेंट क्या करेगा? रॉ मटेरियल, यानी कि जो लकड़ियां होगी जिससे फर्नीचर बनेगा, परचेस डिपार्टमेंट का काम वो है। तो मैंने बांट दिया कि परचेस डिपार्टमेंट का काम ये है। ह्यूमन रिसोर्स का क्या काम है? मेरे लिए ये वर्कर्स लेकर आएंगे जो मेरे लिए कुर्सियां और टेबल बनाएंगे, तो ये काम दे दिया मैंने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा कि जो एम्प्लॉइज हैं, यानी कि जो वर्कर्स हैं, उनसे फैक्ट्री में क्या काम करवाएगा? कुर्सियां और टेबल बनवाएगा। मार्केटिंग वाले क्या करेंगे? भाई मार्केटिंग करेंगे मेरे प्रोडक्ट की, मेरी कुर्सियों और टेबल की, यानी कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह करेंगे ताकि ग्राहक आए मेरे पास, कस्टमर आए। ठीक है जी। और एक सेल्स डिपार्टमेंट भी बनाया था ताकि वो जो प्रोडक्ट बन गया है उसकी सेल कर सके और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाने का वो अचीव किया जा सके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताता है। यही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कि आपने क्या करा, जो आपके काम है जिसके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता, उन कामों को आपने बांट दिया। दो चीजें और बताता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि कितने एम्प्लॉइज इसमें लगने वाले हैं। जैसे कि इसमें मैंने बताया परचेज डिपार्टमेंट में 2 मैनेजर्स लगेंगे कम से कम और 8 एम्प्लॉइज लगेंगे ताकि परचेज डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर सके। इसी प्रकार ह्यूमन रिसोर्स में मैंने बताया कि 2 मैनेजर्स लगने वाले हैं और 10 एम्प्लॉइज लगने वाले हैं ताकि ह्यूमन रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट है वो अच्छे से काम कर सके। इसी प्रकार मैंने बताया, मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये भी बताएगा कि जो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है उसमें 5 मैनेजर लगेंगे और 50 एम्प्लॉइज लगेंगे। ऐसी मार्केटिंग में भी क्या लगेगा? 1 मैनेजर लगेगा और 8 एम्प्लॉइज लगेंगे। और सेल्स डिपार्टमेंट में 4 मैनेजर और 15 एम्प्लॉइज लगेंगे। ये क्या बता रहा है? मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बता रहा है। एक चीज और बताएगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि ये जो आपने काम बांटे हैं, इनको काम को करने के लिए कितने कौन कौन से रिसोर्स लगने हैं। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल वो खरीदेंगे तो उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी ताकि वो ऑर्डर कर सकें, शीट बना सकें। ठीक है जी। कंप्यूटर तो आज के टाइम पे सभी डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। इसी प्रकार और क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है ये देखो। जो ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है, इसको एक ऑफिस चाहिए होगा जहां पर वो इंटरव्यू लेंगे, अपने एम्प्लॉइज का, कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको काम पे भेजेंगे। ऐसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या चाहिए होगा? मशीन चाहिए होगी, फैक्ट्री चाहिए होगी जहां पर वो प्रोडक्शन करेंगे। ऐसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला क्या करेंगे? एक कंप्यूटर चाहिए होंगे, वाईफाई लगा होगा, प्रिंटिंग मशीन चाहिए होगी, तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या होगा? रिसोर्स हो गया। ऐसे जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको क्या चाहिए होगा? शॉप चाहिए होगी जहां पर वो, ये स्टोर कह लीजिए आप, जहां पर वो अपना प्रोडक्ट को, यानी कि कुर्सियां और टेबल को बेचेंगे। जब ये सभी अपना अपना काम करेंगे तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ने हमको क्या क्या बताया? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ने हमको क्या क्या बताया? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ने हमको बताया कि हमने अपना जो काम जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हमने बांट दिया डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में बांट दिया हमने। यूनिट भी आप कह सकते हो, हमने डिपार्टमेंट बना दिए। और उन डिपार्टमेंट्स में कितने एम्प्लॉइज लगने वाले हैं वो भी हमने बता दिया। और ये सारे के सारे आपस में कैसे बातचीत करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताता है। और साथ ही साथ कौन कौन से रिसोर्सेज लगने वाले हैं। ये तो हो गए हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स हो गए, मैनेजर्स और एम्प्लॉइज, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है। मनी क्या हो गया? मनी हो गया हमारा फाइनेंशियल, फाइनेंस रिसोर्स। और जो बाकी के हैं, ऑफिस, मशीन, वाईफाई, कंप्यूटर वगैरह, ये हो गए हमारा फिजिकल, फिजिकल रिसोर्स हो गए हमारे, फिजिकल रिसोर्स। ठीक है जी। तो आपने देखा कि कितनी बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितना अच्छा बताता है। प्लानिंग तो कर लिया आपने, मगर अब आपको बनाना है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि कौन सा काम कौन करेगा। परचेज का काम कौन करेगा? परचेज का काम 2 मैनेजर करेंगे, 8 एम्प्लॉय करेंगे।
ह्यूमन रिसोर्स का काम 2 मैनेजर करेंगे, 10 एम्प्लॉइज करेंगे। प्रोडक्शन का काम 5 50, मार्केटिंग का काम 1 8, सेल्स का काम 4 15। तो ये सब कौन बताता है? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बताता है। अब जरा जो हमारी बुक में लिखा है, यानी कि जो नोट्स में लिखा है, उसको आराम से पढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अंदर मैनेजर्स भी काम करते हैं और ऑपरेटिंग टास्क भी करे जाते हैं। ऑपरेटिंग टास्क का मतलब ये जो एम्प्लॉइज मैंने आपको बताया है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? ऑपरेटिंग टास्क कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमसे क्या करवाता है? एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिसमें मैनेजर्स भी काम करते हैं और एम्प्लॉइज भी काम करते हैं। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। ठीक है ना, इसने स्पेसिफाई कर दिया रिलेशनशिप किस किस के बीच में, जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज, और उनका क्या काम है वो भी पता चल जाता है, और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करे जाएंगे वो भी इसमें हमको पता चल जाता है। इट अलाउस कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैंने दिखाया था ना आपको, ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन, कोरिलेशन, आपस में कैसा तालमेल रहेगा मैनेजर्स का, एम्प्लॉइज का, रिसोर्सेज का, वो भी इसमें हमको पता चल जाता है। रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स। एंड दिस एनेबल्स अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अकॉम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। तो इससे क्या होता है? जो बिजनेस है अपना डिजायर गोल जो है उसका वो अचीव हो जाता है। कुछ सोचिए आप, जब ये सभी के सभी डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेंगे अच्छे से, मैनेजर भी अच्छा काम करेगा, एम्प्लॉय भी अच्छा काम करेगा, ठीक है ना, और साथ ही साथ रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करा जाएगा, तो जो हमारा गोल है प्रॉफिट कमाने का वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। ठीक है जी। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज शोन इन एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी फर्म का, आप देखना आपको एक चार्ट के रूप में दिखाई देगा। जैसे कि मैंने एक चार्ट जब बनाया था, ऐसे ही आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का देखेंगे, टाटा का, रिलायंस का, जिसका भी देखेंगे, आपको एक चार्ट दिखाई देगा। A proper organization structure is essential to ensure a smooth flow of communication. Organizational structure क्यों चाहिए? ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि स्मूथली कम्युनिकेशन कर सकें, आपस में सब तालमेल बिठा सकें, कोऑर्डिनेशन कर सकें, बातचीत कर सकें, ताकि जो काम है स्मूथली बिना रुक रुकाव के किया जा सके। एंड बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। इससे क्या होगा? जो ऑपरेशंस हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट्स हैं, वो अच्छे से काम कर सकें। कैसे? विद बेटर कंट्रोल, सबका कंट्रोल रहेगा, मैनेजर्स रहेंगे, एम्प्लॉइज रहेंगे, तो अच्छे से कंट्रोल होकर काम किया जाता है। उसकी इसमें बात करी जा रही है। अब मैं आपको थोड़ा और समझाना चाहता हूं। अगर आप इसके बारे में और थोड़ा डिटेल लेना चाहते हैं तो आप इस शीट पर आ जाइएगा। ठीक है जी। इसमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो बिल्कुल जो आपने अभी तक पढ़ लिया है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वही है। अब थोड़ा और नॉलेज ले लेते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं। आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये आपको बता दूं कि इसमें से भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ 4 लाइनें हैं, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। Organization structure is the outcome of the organizing process. An effective structure will result in increased profitability of the enterprise. ठीक है ना, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जा रही है कि प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज हो जाता है अगर आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर है तो। ठीक है जी। द नीड फॉर एन एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फेल्ट बाय एन एंटरप्राइज व्हेनेवर इट ग्रोस इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाता है, साइज कैसे बढ़ेगा? जब आपके नंबर ऑफ इंप्लॉइज बढ़ते जा रहे हैं, आपकी मशीन्स बढ़ती जा रही हैं, आपका काम बढ़ता जा रहा है, तो आपका क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का साइज भी बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। इट इज ओनली दोज एंटरप्राइजेस विच डू नॉट फोकस ऑन ग्रोथ दैट कैन मेंटेन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जिस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ नहीं करनी है, वो खुश हैं, जितने में है उतने में ही खुश हैं, और वो अपने को ग्रो नहीं करना चाहते हैं, तो वो जो उनका पुराना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चला आ रहा है उसी को फॉलो करते जाएंगे। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बार बार आपको अपडेट करना पड़ेगा, नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। As an organization grows, coordination becomes difficult due to emergence of the new functions and increase in structure hierarchies। ठीक है ना, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लगती है और आपने अपना पुराना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही रखा हुआ है, तो क्या होगा? डिफिकल्टीज होगी कम्युनिकेशन करने में, वहां भी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किससे बात करेगा काम पूरा करने के लिए, तो वहां पर दिक्कतें आएंगी।
इसलिए क्या करना होता है, एक नई हिरार्की बनानी पड़ती है। हिरार्की यानी कि जो नए नए लेवल्स बनाने पड़ते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट में इतने इंप्लॉइज थे पहले, अब इतने इंप्लॉइज हमने अपडेट कर दिए, यानी कि अब ज्यादा इंप्लॉइज आ गए, अब ज्यादा मैनेजर्स आ गए, तो नई नई हिरार्की हम अपडेट करते रहते हैं ताकि स्मूथली काम किया जा सके। Thus, for an enterprise to function smoothly and face environmental changes, it becomes necessary to pay attention to its structure। ठीक है जी, अब ये लाइन पढ़ते हैं जो पीटर ड्रकर हैं, उन्होंने क्या बोला है। Peter Drucker emphasizes on the importance of having an appropriate organization structure when he says organization structure is an indispensable means and the wrong structure will seriously impair business performance and even destroy it। अगर आपने रॉन्ग एक बेकार ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लिया जो वीक है, बेकार है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय तक हो सकती है, यानी खत्म हो सकती है। तो एक प्रॉपर, यानी कहने का मतलब वही हुआ, एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो जिसमें सबको पता हो कि हमारा क्या काम है, हमको क्या काम करना है और कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है जी, तो चलिए जी अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जी हाँ, टाइप्स भी हैं, दो टाइप हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक है डिविजनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में। जो अभी आपको मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिखाया था ना अपने आप बनाकर, वो क्या था, वो फंक्शनल स्ट्रक्चर था। ये क्या था, फंक्शनल स्ट्रक्चर था। इसको जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं। यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब हमने काम को बांट दिया, काम को हमने बांट दिया तो वो क्या बन जाता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि हमने इसमें क्या क्या बांटा था, हमने परचेज डिपार्टमेंट परचेज के काम के लिए बांट दिया, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट दे दिया ह्यूमन रिसोर्स को, मैनेजर्स को, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट दे दिया मार्केटिंग वाले को। तो इसलिए ये क्या बन गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है काम। तो हमने काम को बांट दिया तो इसको क्या क्या कहेंगे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है ना। देखो जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट क्या है, परचेज का काम करेगा। ह्यूमन रिसोर्स का काम कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, जब आपको ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉइज की जरूरत पड़ती है तो वो कौन लेकर आता है, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट लेकर आता है। ठीक है जी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले अपना प्रोडक्ट जो भी है उसको बनाएंगे, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग का काम करेंगे, सेल्स वाले सेल्स का काम करेंगे। तो हमने क्या करा, काम को बांट दिया। जब काम को यानी कि फंक्शंस को डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो जरा नोट्स में से पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर। जॉब्स क्या हो गए, जॉब्स भी तो वही हो गए ना जो वर्क है। तो हमने इनके क्या कर दिए, वर्क के यानी कि जॉब्स के ग्रुप बना दिए, ये उसकी बात कर रहा है। ग्रुप में यानी कि हमने डिवाइड कर दिया, बांट दिया। प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट है, एक ग्रुप है, परचेज का एक ग्रुप है, सेल्स का एक ग्रुप है, मार्केटिंग का एक ग्रुप है, तो उसकी बात कर रहा है। ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग these major functions as separate departments creates a functional structure। तो हमने क्या करा, ये जो हमने ग्रुप्स बना दी हैं उसका हमने क्या बना दिया, एक अलग से, इसको क्या कह दिया हमने, डिपार्टमेंट का नाम दे दिया, सेपरेट डिपार्टमेंट बोल दिया इनको, कि परचेज का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, सेल्स का डिपार्टमेंट है। ठीक है ना। तो जब भी हम जॉब्स को बांटेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। ऑल डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट टू अ कोऑर्डिनेटिंग हेड। ठीक है ना। तो हर डिपार्टमेंट में एक कोऑर्डिनेटिंग हेड होता है, यानी कि जो मैनेजर्स की बात करी थी मैंने, हर डिपार्टमेंट में आपको मैनेजर मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की फंक्शंस विल इंक्लूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट क्या हो गया, पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है जी। तो इसमें वही बोला गया है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो यानी कि जो प्रोडक्शन करते हैं उनकी बात करी जा रही है, तो उसमें आपको कौन कौन सी डिपार्टमेंट जनरली देखने को मिलेंगे, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सनल। These departments may further be divided into sections। तो और इन डिपार्टमेंट को हमने क्या कर सकते हैं, और आगे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 मैनेजर हैं, अब उसके अंदर 8 इंप्लॉइज काम करेंगे, हमने उसको और बांट दिया, काम को और ज्यादा बांट दिया। Thus, a functional structure is an organizational design that group similar or related jobs together। तो वही बात इसमें बोल दी गई है कि हमने क्या करा, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करा गया है जिसमें हमने ग्रुप बना दिए हैं टास्क के, यानी कि काम जो हमें करने हैं उनके हमने ग्रुप बना दिए हैं, और इसी को हमने नाम दे दिया है फंक्शनल स्ट्रक्चर का। ठीक है जी। तो चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फंक्शनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस, यानी कि जो अभी हमने सीखा था फंक्शनल स्ट्रक्चर, उसकी एडवांटेजेस यानी कि उससे मिलने वाले लाभ क्या क्या हैं, क्या एडवांटेज है। सबसे पहला है जी, अ फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन।
एक बात बताओ, अगर आप एक काम रोज करोगे, बार बार करोगे, सालों साल तक करोगे, तो आप उसमें स्पेशलिस्ट बन जाओगे ना, यानी कि आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। बस वही इसमें बात बताई गई है। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? स्पेशलाइजेशन लेकर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे? जब कोई परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज वही सालों साल तक वही काम करते जाएंगे, प्रोडक्शन वाले भी वही काम सालों साल तक करते जाएंगे, लगातार करते जाएंगे, हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम लगातार करेगा, सालों साल तक करेगा, तो वो सारे स्पेशलिस्ट बन जाएंगे अपने काम में। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से, फंक्शनल स्ट्रक्चर की वजह से क्या आती है? स्पेशलाइजेशन आती है ऑर्गेनाइजेशन में। सिंस एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन दे दिया गया है हर एम्प्लॉय को, तो एम्फेसिस किस पे दिया गया है? स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर। This promotes efficiency in utilization of manpower as employees perform similar tasks within a department and are able to improve performance. वही बात बोल दी गई है कि सिमिलर टास्क उसको बार बार करना पड़ता है, रोज आके वही काम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या बन जाएगा? स्पेशलिस्ट बन जाएगा। इससे क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हर एम्प्लॉय की। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है जी, इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रोल भी रहेगा और कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहेगा। कैसे? जब जो मैनेजर्स हैं और जो उसके अंदर में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो सेम काम रोज कर रहे हैं, उनको पता है कि ये काम रोज करना है, फिर काम करने के बाद मैनेजर को वो एम्प्लॉइज रिपोर्ट कर देंगे कि हाँ जी काम हो गया है। तो सिमिलर काम रोज हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो इससे क्या होगा? डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रोल भी रहेगा और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहेगा आपस में, बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन द टास्क बीइंग परफॉर्म। वही बात बोल दी ना। पॉइंट नंबर 3, इट helps in increases managerial and operational efficiency and this results in increased profit। जब एक वही बात आ गई, अगर एक ही काम रोज रोज करोगे तो क्या होगा? आप उस काम को कुछ टाइम बाद, उसी काम को आप कम टाइम में भी करने लगोगे। इससे क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। एफिशिएंसी जब बढ़ती है मैनेजर्स की और एम्प्लॉइज की, तो इससे क्या होगा? ओवरऑल इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर डी, इट लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स तो होगा ही नहीं। जब परचेस का काम से परचेस डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉइज ही करेंगे, प्रोडक्शन का काम से प्रोडक्शन वाले एम्प्लॉइज ही करेंगे, सेल्स का काम सेल्स वाले ही करेंगे, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा ही नहीं। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अब क्या होगा? मान लो परचेस डिपार्टमेंट ने परचेस कर लिया रॉ मटेरियल, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला भी आके अगर करने लगे परचेस, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया ना। परचेस वाले ने भी कर लिया, प्रोडक्शन वाले ने भी कर लिया। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या फायदा होता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ये फायदा हो गया कि परचेज डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, प्रोडक्शन वाला अपना करेगा, सेल्स वाला अपना करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट एडवांटेज पर। इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इजियर। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इजी हो जाती है क्योंकि एक ही काम उसको बार बार करना पड़ता है, तो इसीलिए इसको एक एडवांटेज मान लिया है कि इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इजियर एज द फोकस इज ओनली ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स। परचेज वाले को सिर्फ परचेज करनी है, परचेज की स्किल होनी चाहिए उसके पास। प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन का काम आना चाहिए, सिर्फ एक स्किल में उसको अपने को माहिर करना है, तो उसकी ट्रेनिंग भी बहुत आसान हो जाती है। प्रोडक्शन वाले को सिर्फ प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देनी है, परचेज वाले को सिर्फ परचेज की ट्रेनिंग देनी है, मार्केटिंग वाले को सिर्फ मार्केटिंग की ट्रेनिंग देनी है। तो इसलिए क्या होता है? ट्रेनिंग का काम भी इजी हो जाता है। पॉइंट नंबर एफ, इट एंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। इससे क्या होता है कि सभी फंक्शन जो हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, मार्केटिंग का, सेल्स का, प्रोडक्शन का, परचेज का, ह्यूमन रिसोर्स का, सभी फंक्शंस को प्रॉपर क्या दिया जाता है? इंपॉर्टेंस दी जाती है। कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं रह जाता है, कोई भी ऐसा फंक्शन डिपार्टमेंट नहीं रह जाता है जो कि पीछे रह जाए, क्योंकि सभी को प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। ठीक है जी। तो ये हमारे एडवांटेजेस थे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं हम डिसएडवांटेजेस की तरफ। आपने एडवांटेज तो बहुत सीख ली, अब हम सीखेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसके बारे में चलो बात करते हैं। जो पहली डिसएडवांटेज है वो क्या है? देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, परचेज का, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, सेल्स का, है ना, सबके आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं और इसके अंदर आपने हेड्स भी बैठा दिए हैं, यानी कि जो मैनेजर्स हैं उनको आपने बैठा दिया है। अब ये जो मैनेजर्स हैं, इनका एम्फेसिस ये रहता है, इनकी इंपॉर्टेंस ये रहती है कि जो इनका डिपार्टमेंट है उसका गोल अचीव हो जाए। ये अपने गोल्स पर, अपने डिपार्टमेंट्स के गोल पर ज्यादा तवज्जो देते हैं रादर देन कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको तवज्जो दी जाए। तो पहली लाइन में यही बताया गया है, अ फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उस पर आपने लेस एम्फेसिस यानी कि कम तवज्जो दी है देन द ऑब्जेक्टिव्स परस्यूड बाय द फंक्शनल हेड। जो फंक्शनल हेड है वो क्या करता है? अपने फंक्शन को यानी कि अपने डिपार्टमेंट के गोल को ज्यादा तवज्जो देता है। Such practices may lead to functional empire wherein the importance of a particular function may be overemphasized। overemphasized का मतलब ज्यादा तवज्जो दे दिया आपने अपने गोल को, जो अपने गोल को मतलब अपने डिपार्टमेंट के गोल को, रादर देन आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को तवज्जो देनी चाहिए थी।
ऑर्गेनाइज, कहने का मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भाड़ में गया, साइड में गया, जो हमारा डिपार्टमेंट का गोल है उसको आपने ज्यादा तवज्जो दे दी। ठीक है जी, इसलिए इसको क्या बोला गया, ये डिसएडवांटेज है। सेकंड क्या है, इट मे लीड टू प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन एज द इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स। ठीक है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, तो भाई सभी अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि सभी अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं, कोई एक दूसरे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता है। इस वजह से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, तो प्रॉब्लम आ जाती है कोऑर्डिनेशन में आपस में, किसमें, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में। ठीक है जी, अगली डिसएडवांटेज ये है कि अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट्स आर नॉट कंपैटिबल। देखो, मान लो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसने ये बोला कि हम अपने प्रोडक्ट पे ना 20% डिस्काउंट देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बिकेगा, कस्टमर ज्यादा खरीदेंगे। मगर वहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला अड़ जाता है, कि कहता है कि नहीं, हम तो भाई जितने का है उतने में ही बेचेंगे, हमें डिस्काउंट नहीं देना। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, दोनों डिपार्टमेंट आपस में भिड़ गए, तो इससे क्या हो गया, दिक्कतें आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट्स आर नॉट कंपैटिबल। ठीक है ना, वही बात इसमें बोली गई है। फॉर एग्जांपल, द सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्टिंग ऑन अ कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन में कॉज डिफिकल्टीज इन प्रोडक्शन। तो सेल्स डिपार्टमेंट ने इंसिस्ट करा कि भैया कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन जो आप बना रहे हो उससे डिफिकल्टीज आ सकती है प्रोडक्शन करने में। सच डिसेंशन कैन प्रूव टू बी हार्मफुल इन टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये जो उनकी आपस में नहीं बन रही है, एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे हैं, इससे क्या होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उस पर आप तवज्जो नहीं देते हो, आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हो। तो इसमें इसकी वो बात करी गई है। पॉइंट नंबर डी, it may lead to inflexibility as people with the same skills and knowledge base may develop a narrow perspective and thus have difficulties in appreciating other। देखो, अगर आप एक ही काम करे जा रहे हो, एक ही काम करे जा रहे हो, आप उसमें स्पेशलिस्ट तो हो गए हो, एक्सपर्ट तो हो गए हो, मगर दीन दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, अलग अलग फंक्शंस में क्या क्या काम हो रहा है, उसका आपको जीरो नॉलेज रहता है। तो आप क्या होता है, आपका जो स्कोप है वो नैरो हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है, सिर्फ उसी में आप काम करते रहते हो। जैसे कि कोई प्रोडक्शन का एम्प्लॉय है तो वो सिर्फ प्रोडक्शन करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, मार्केटिंग में क्या होता है उसको नहीं पता, सेल्स में क्या होता है उसको नहीं पता, परचेज में क्या होता है उसको नहीं पता। तो इस वजह से क्या होता है, उसका स्कोप कम हो गया। अब वो काम क्या करना है उसका, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन में ही आगे का फ्यूचर उसका उसमें बंद गया है। तो इसमें यही बोला गया है, फंक्शंस हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस बिकॉज दे आर अनेबल टू गैदर एक्सपीरियंस एंड डाइवर्स एरिया। तो वो क्या होता है, उनका आगे प्रमोशन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बस एक ही काम को करे जा रहे हैं, एक ही काम को करे जा रहे हैं, तो इस वजह से अब वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं जा पाते। ठीक है जी, अब बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की सुटेबिलिटी, यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है फंक्शनल स्ट्रक्चर। इट इज नॉट सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, जहां पर अलग अलग काम है, एक्टिविटीज हैं, ऑपरेशंस बड़े बड़े हैं, अलग अलग हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, वो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और वो कौन प्रोवाइड करती है, वो प्रोवाइड करती है फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो चलिए जी, अब जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने पढ़ा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब हम आ गए हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर था उसमें प्रोडक्ट एक होता था, उसके अकॉर्डिंगली हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना लेते थे। ठीक है, अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के दो प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट ए, एक प्रोडक्ट बी, तो क्या दोनों प्रोडक्ट के लिए हम एक ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे? यानी कि प्रोडक्ट दो हैं, दोनों के लिए हमने एक परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, एक ही मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बना दिया और एक ही सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया। तो ऐसे नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, अलग से प्रोडक्ट ए के लिए हमने अलग से परचेज डिपार्टमेंट बनाया, अलग से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया, अलग से मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया और अलग से सेल्स का डिपार्टमेंट बनाया। प्रोडक्ट बी के लिए भी हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना दिए। प्रोडक्ट दो है तो दो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना दिए, प्रोडक्ट तीन होते तो हम तीन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना देते। बस इसी को कहा जाता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि आपने डिवाइड कर दिया। दूसरी बात, मान लो प्रोडक्ट आपका एक है, अब आप उस प्रोडक्ट को दिल्ली में भी बनाकर बेचना चाहते हो और मुंबई में भी बनाकर बेचना चाहते हो, तो आपने दिल्ली के लिए अलग से परचेज डिपार्टमेंट बनाया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया, सेल्स डिपार्टमेंट बनाया। इसी प्रकार मुंबई के लिए आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। प्रोडक्ट एक ही था मगर आप अलग अलग शहर में उसको बनाकर बेचना चाहते हो, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली भी
अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना दिया। ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली में परचेज डिपार्टमेंट में अलग मैनेजर होगा, अलग एम्प्लॉइज होंगे, प्रोडक्शन में अलग एम्प्लॉइज होंगे, मार्केटिंग के अलग मैनेजर्स और एम्प्लॉइज होंगे। इसी प्रकार मुंबई में भी सब अलग अलग एम्प्लॉइज काम करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा, अलग से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है जी। और इसमें भी हमने रिसोर्सेज कौन कौन से लगने वाले हैं वो भी इसमें मेंशन करा जाता है इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी। ठीक है जी। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या हो गया, जब आपके प्रोडक्ट दो या दो से अधिक हैं तो हर प्रोडक्ट के लिए आपने अलग से क्या बना दिया, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना दिया। इसको क्या कहा जाएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर। अब जरा नोट्स में पढ़ लेते हैं। मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस विद डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हैव रिकॉग्नाइज्ड देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द सिंपलर एंड बेसिक फंक्शन स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अ डिविजनल स्ट्रक्चर व्हिच इज मोर सूटेड फॉर दैट। देखो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जहां पर काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, काफी सारे काम करने पड़ते हैं, काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं उनके, वो क्या करते हैं, अपने को बेसिक फंक्शन से दूर कर लेते हैं। बेसिक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है उससे दूर कर लेते हैं और किसकी तरफ लेके जाते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ अपने को लेके जाते हैं, क्योंकि ये इनको ज्यादा सूट करता है। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ दोस एंटरप्राइज विच हैव मोर देन वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट टू ऑफर। यानी कि ये जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ये उनके लिए ज्यादा बेहतर है जिनके पास प्रोडक्ट की कैटेगरी एक से ज्यादा है, यानी कि दो या दो से अधिक प्रोडक्ट जिनके पास है उनके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बेस्ट माना जाता है। दिस इज बिकॉज ऑल्दो एवरी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म a set of homogeneous functions as it diversified into varied product categories, the need for more evolved structure design is felt to cope with the emerging complexity। वही बात बोल दी गई है इसमें भी कि प्रोडक्ट अगर आपके ज्यादा हैं, एक्टिविटीज ज्यादा हो रही हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वहां पर अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप दिक्कतों में आ जाएंगे। तो आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए बेहतर यह है कि आप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लेकर आए जो आपकी समस्याओं को दूर कर दे, और वो कौन सा है, डिविजनल स्ट्रक्चर। इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिविजन्स। वही मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया भी था। अब आपने प्रोडक्ट वाइज मान लो आपने एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना दिया, यानी कि एक यूनिट बना दिया आपने प्रोडक्ट वाइज। अब इसका आपको एक मैनेजर भी बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट एक मैनेजर बनाना पड़ेगा। ऐसे ही इसका भी बनाना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट नंबर 2 है और इसका भी आपने एक यूनिट बना दिया, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दिया। अब आपको इसका एक अलग मैनेजर भी बनाना पड़ेगा। अब ये मैनेजर क्या होगा, पूरे के पूरे यूनिट का क्या रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये मैनेजर क्या करेगा, इस वाली यूनिट का रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो ईच यूनिट हैज अ divisional manager responsible for this performance and who has authority over the unit। वही बात आ गई। जनरली मैन पावर इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। तो इसमें ये बात बोली गई है, जो मैन पावर है यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं वो हमने उसका ग्रुप बना दिया है अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट वाइज। ठीक है जी। ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल बिकॉज ईच within each divisional function like production, marketing, finance, purchase, etc. are performed together to achieve a common goal। Each division is self-contained as it develops expertise in all functions related to the product line। ठीक है जी, वही बात बोली गई है जो मैंने आपको अभी हिंदी में डिटेल में समझा दी। तो चलिए जी अब चलते हैं एडवांटेज की तरफ। एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको वापस उस पर लेके जाता हूँ। ये मैंने आपके आगे 2 प्रोडक्ट के डिवीजन डिपार्टमेंट आपको दिखाए थे। ठीक है जी, इसको जल्दी से रब कर देता हूँ। ये प्रोडक्ट ए है और ये प्रोडक्ट बी है। प्रोडक्ट ए के लिए एक डिविजनल हेड होगा, यानी कि मैनेजर कह लीजिए, जो इस पूरे डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा इसकी परफॉर्मेंस के लिए। ऐसे ही इसका भी एक क्या रहेगा, डिविजनल हेड होगा। इसके लिए अलग से डिविजनल हेड होगा जो इस पूरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो ये जो डिविजनल हेड है इसको तो भाई हर टाइप का जो फंक्शन है उसका एक्सपीरियंस मिल रहा है। इसको परचेज का भी, प्रोडक्शन का भी, मार्केटिंग का भी और सेल्स का भी, इन सभी का एक्सपीरियंस मिल रहा है। ऐसे ही इसको भी मिल रहा है परचेज का भी, प्रोडक्शन का भी, मार्केटिंग का भी, सेल्स का भी। तो इसको हर फंक्शन का क्या मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो ये इसका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी बेहतर हो जाता है। इसकी वजह से इसकी स्किल्स भी बढ़ जाती हैं और जब स्किल्स बढ़ती हैं तो प्रमोशन मिलता है, टॉप मैनेजमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। तो पहले जो एडवांटेज है वो यही बताती है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल्स इन अ डिविजनल एंड दिस प्रिपेयर्स हिम फॉर हायर पोजीशन। तब इतनी सारी वेरिड स्किल्स, वेरिड मतलब अलग अलग स्किल्स आपको मिल जाती हैं और आप डिविजनल हेड हैं, इस वजह से क्या होता है,
दिस प्रिपेयर्स हिम फॉर हायर पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज ही गेन्स एक्सपीरियंस इन ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसमें जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी का इसको क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, जिसकी वजह से हायर पोजीशन के लिए ये क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। नंबर 2, डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट as revenue and cost related to different departments can easily be identified and assigned to them। तो जो डिफरेंट डिविजनल हेड्स होते हैं वो अपने अपने डिवीजन के लिए, अपने अपने यूनिट के लिए क्या है, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल कहलाते हैं। तो हम दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं ना। देखो इस तरीके से, देखो इसको, मान लो ये जो प्रोडक्ट ए है इसने प्रॉफिट कमाया, इसके डिविजनल डिपार्टमेंट, ये जो प्रोडक्ट ए है इसका प्रॉफिट निकल कर आया 2 करोड़ रुपए, और ये जो प्रोडक्ट बी है इसका प्रॉफिट निकल कर आया 4 करोड़ रुपए। तो हमने क्या करा, हमने इनका कंपैरिजन कर लिया कि डिवीजन हेड जो है प्रोडक्ट ए का, उसका सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि जो प्रोडक्ट बी का डिविजनल हेड है उसने 4 करोड़ प्रॉफिट ला के दिया है, यानी कि ये ज्यादा एफिशिएंट है। तो इसी की इसमें बात करी गई है, हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं डिविजनल हेड्स का। अब थर्ड एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव because each division functions as operations by merely adding another division head and staff for new product line। देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है ना, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। कैसे? अगर आपने अभी तक 2 प्रोडक्ट थे आपके पास, आपने उसके 2 क्या बना रखे थे, डिविजनल हेड बना रखे थे। अगर आपको एक और थर्ड प्रोडक्ट भी लेकर आना है तो क्या करना है, आपको सिर्फ एक और थर्ड डिविजनल हेड लाना है, उसके अंदर एम्प्लॉइज लाने हैं, बस काम शुरू। तो इसलिए इसको बोला गया काफी फ्लेक्सिबल है। फोर्थ एडवांटेज भी सिमिलर है। इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिवीजन कैन बी एडेड। मैंने बताया ना, अगर आपके पास अभी तक 2 प्रोडक्ट थे, दोनों के लिए आपने डिवीजन हेड बना रखा था अलग अलग, ठीक है ना, 2 डिवीजन हेड थे आपके पास। अब आप एक और प्रोडक्ट लेकर आ गए, इसके लिए आपने अलग से डिवीजन हेड लेकर आ गए, एम्प्लॉइज ले आए और आपने उसमें काम करवा दिया। काम करवाया तो ऑब्वियस सी बात है, सेल भी हुई होगी, सेल होगी तो प्रॉफिट भी होगा। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा ज्यादा से ज्यादा, तो आप ग्रो करेंगे, आप एक्सपेंड करेंगे। तो इसमें उसकी बात करी गई है, ठीक है ना, ये पॉइंट आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डिविजनल स्ट्रक्चर की डिसएडवांटेजेस। ठीक है जी। तो जो पहली डिसएडवांटेज है वो क्या है, मान लो 3 डिवीजन है, प्रोडक्ट ए की डिवीजन अलग है, प्रोडक्ट बी की अलग है, प्रोडक्ट सी की डिवीजन अलग है। तो तीनों को क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, तभी तो वो डिवीजन काम कर पाएगी। तो तीनों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। प्रोडक्ट ए वाला बोलेगा कि मेरे को ज्यादा पैसा दो, प्रोडक्ट बी वाला बोलेगा मेरे को दो, प्रोडक्ट सी वाला बोलेगा कि मेरे को ज्यादा पैसा दो ताकि अच्छे से काम कर सके। तो इसलिए इनके बीच में क्या रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहती है। Conflict may arise among different divisions with reference to allocation of funds, and further a particular division may seek to maximize its profit at the cost of other। वही बात बोली गई है, कभी कभार क्या करते हैं ये आपस में लड़ भिड़ते हैं और एक दूसरे को इतना इनके बीच में कंपटीशन हो जाता है कि जो प्रोडक्ट ए का डिवीजन है वो अपने प्रॉफिट पे ज्यादा तवज्जो देगा, प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी क्या भाड़ में, उनकी कॉस्ट पर भी अपने को प्रॉफिट लाने को ये तैयार हो जाते हैं, और फंड्स के लिए तो ये लड़ते ही रहते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, डिसएडवांटेज। तो चलिए जी अब चलते हैं अगली डिसएडवांटेज की तरफ। मान लो बच्चों 2 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, दोनों के लिए अलग अलग डिवीजन है। अब इन दोनों ही प्रोडक्ट के अंदर ना एक सिमिलर रॉ मटेरियल यूज होता है, मान लो मिल्क यूज हो रहा है। अब जो डिवीजन हेड होगा प्रोडक्ट ए का वो भी मिल्क खरीदेगा, और जो डिवीजन हेड है प्रोडक्ट बी का वो भी मिल्क खरीदेगा। जबकि ऐसा भी कर सकते थे कि कोई एक खरीद ले और आपस में बांट ले, मगर नहीं, क्योंकि डिवीजन अलग अलग है इसलिए दोनों को अलग से खरीदना पड़ता है। तो इस वजह से क्या हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी इसमें हो जाती है। ठीक है जी। तो इसी की इसमें बात करी गई है, इट में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट। इससे क्या होता है, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अलग अलग आपने डिवीजन बना दिए, उनके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट से तो खर्चा ज्यादा आ जाता है, और इसकी वजह से डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज भी होती है। प्रोवाइडिंग ईच डिवीजन विद सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शंस इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर। इससे क्या होता है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपने अलग अलग डिवीजन बनाए हैं और हर डिवीजन के अंदर सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं, सेपरेट फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए आपका सबसे ज्यादा पैसा खर्च होगा। जब पैसा खर्चा होगा तो आप समझ जाओ उसी की इसमें बात करी गई है कि ये डिसएडवांटेज है। अब चलते हैं थर्ड डिसएडवांटेज पर। इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिवीजन। इन कोर्स ऑफ टाइम सच मैनेजर्स में गेन पावर एंड अ बिट टू असर्ट हिज इंडिपेंडेंस में इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, देखो अलग अलग डिवीजन मैनेजर बना दिए आपने, वो अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने अपने डिवीजन के बारे में सोचते हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं।
होता क्या है, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। सब अपने ही अपने प्रोडक्ट पे, अपने अपने डिवीजन पे ध्यान देते हैं, तो इसलिए ये क्या बन जाती है, डिसएडवांटेज बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुटेबिलिटी, यानी कि डिविजनल स्ट्रक्चर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल रहता है, उसके बारे में इसमें चर्चा करी जाएगी। डिविजनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर दोज बिजनेस एंटरप्राइजेस वेयर अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जिसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं वहां के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बेहतरीन है। जैसे कि पतंजलि है ना, हिंदुस्तान लीवर, इनके क्या है काफी सारे प्रोडक्ट हैं, तो वहां के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बेहतर है। When an organization grows, need to add more employees, create more departments and introduce, वही बात बोली गई है, जैसे जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होती है तो वहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी बढ़ते हैं, वहां पर सेल्स भी बढ़ने लगती है, तो वहां के लिए सबसे बेहतरीन रहता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी पढ़ा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपने एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करें, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, हम पूरा कोर्स आपको अच्छे से जल्दी करवाएंगे। यहां तक वीडियो देखा, थैंक्स।